Hello everyone. In our previous lecture, we have started railway engineering, and in that lecture, we had just go through only the introduction about railway engineering, like railway tracks, and what is temporary railway tracks, permanent railway tracks, and what is the gauge distance and their types, their values. After that, rails, and what is the type of rails, and what is this work of the rail. These all things we have covered in our previous lecture. Okay, so now we will take the next topic, which is buckling of rail. And first we will understand what is the buckling of rails, and after that we will read the about these things, what is the buckling of rails. So let's now continue buckling of rails. अब क्या है कि बकलिंग ऑफ रेल्स में देखते हैं जैसे कि जब हमारा टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो उसमें एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है, और मोस्टली हम क्या यूज़ करते हैं रेलवे के केस में, स्टील। तो स्टील में क्या होता है कि प्रॉपर एक्सपेंशन एंड वापस से फिर से उसमें कॉन्ट्रैक्शन होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, अगर हम एक्सपेंशन जॉइंट प्रोवाइड ही नहीं करेंगे, मतलब कि अगर हम वहाँ पर गैप दे ही नहीं रहे हैं रेल्स जॉइंट के बीच में, तो वहाँ पे क्या होगा कि जो स्ट्रेस इंट्रोड्यूस हुआ है टेम्परेचर के थ्रू, उसको जगह नहीं मिलेगी, तो वो कहीं ना कहीं अपना जगह बना करके मतलब साइड से निकल जाएगा। तो उसे हम क्या बोल देंगे वहाँ पे उसको हम बोल देते हैं, या इस फिनोमेना को बोल देते हैं कि बकलिंग ऑफ रेल। ठीक है, और इससे क्या होता है कि इससे जो कॉज होता है उसे बोलते हैं डी रेलमेंट, जिससे क्या होता है कि रेल के पलटने का खतरा बढ़ जाता है। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं इसे हम बोलते हैं बकलिंग ऑफ रेल। ठीक है, तो शुरू करते हैं कि ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, इफ देयर इज नो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ स्पेस बिटवीन rail members, buckling of rail will happen and it will cause derailment. Okay, it's fine. And after that, rail joint are necessary to hold together the rails in correct position, and the rail joints also provide required expansion and contraction gap. Also fine. इसके बाद आता है कि रेल ज्वाइंट्स विल हैव 50% स्ट्रेंथ ऑफ द रेल सेक्शन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कितना परसेंट ये स्ट्रेंथ गेन करता है रेल सेक्शन का, तो 50%। आफ्टर दैट द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज मिनिमम 4 फिश बोल्ट्स एंड फिश प्लेट्स आर यूज टू मेक द कनेक्शन। पूछता है कितने नंबर ऑफ फिश प्लेट्स हम यूज़ करते हैं, तो 4 नंबर्स ऑफ फिश प्लेट्स और 2 पेयर्स ऑफ द फिश बोल्ट्स और प्लेट। अब आता है कि फिश प्लेट्स बनती किससे हैं। देन फिश बोल्ट्स एंड फिश प्लेट्स आर मेड अप ऑफ कास्ट आयरन और हाई कार्बन स्टील। ओके, तो ये पूरा जो जितना चीज़ था हमारा किसके लिए हो गया, बकलिंग ऑफ रेल्स के लिए। और इसमें एक चीज़ और इंक्लूड हो गया जो क्या था हमारा, फिश प्लेट। ठीक है, नेक्स्ट हम लेते हैं स्लीपर। ओके, उसके बाद आता है हमारा स्लीपर्स क्या होती हैं कि दो रेल्स हमारे हैं उनको एक कंटिन्यूएशन में बनाए रखने के लिए हम यूज़ करते हैं स्लीपर्स का। तो स्लीपर विल बी प्लेस ट्रांसफर टू द रेल्स, स्लीपर्स विल बी कंटिन्यूअस बिलो द 2 रेल सेक्शन। ये बोला ना कि कंटिन्यूएशन बनाए रखने के लिए हम स्लीपर्स का यूज़ करते हैं, क्योंकि एक रेल को फिर दूसरी रेल से ऐड करेंगे ना, तो यहाँ तक हम स्लीपर लगाए, फिर नेक्स्ट अगर हमको रेल मैंने रखा तो वहाँ पे भी स्लीपर, तो ऐसे हमारा ट्रैक बनता जाता है। तो ये स्लीपर का यूज़ होता है। उसके बाद क्या है कि स्लीपर प्रोवाइड इलास्टिसिटी ऑन द रेलवे ट्रैक। हाँ फाइन। फिर नेक्स्ट क्या है कि स्लीपर्स कन्वर्ट पॉइंट लोड फ्रॉम रेल्स टू बलास्ट एज यूडियल लाइन लोड। मैंने आपको कल बताया था कि जो ट्रेन होता है उसका जो लोड होता है रोलिंग होता है, तो क्या होता है कि रेल उसको कन्वर्ट करता है पॉइंट लोड में। अब रेल के पास जब पॉइंट लोड आ गया तो जो स्लीपर है उस पॉइंट लोड को कन्वर्ट करता है कहाँ पे, बलास्ट पे ट्रांसफ़र कर देता है। तो ये एक दूसरे से कोरिलेट हैं, और बलास्ट क्या करेगा, ग्रेड फिर सब ग्रेड पे ट्रांसफ़र करेगा। इस तरह ये लोड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा पूरे एरिया पे। ठीक है, स्टार्टिंग से ऊपर थोड़ा ऐसे रहता है ना हमारा फॉर्मेशन, ऐसे हुआ फिर इतना बढ़ा, तो वो डिस्ट्रीब्यूट होता जा रहा है। ठीक है, यूनिफॉर्मली। तो ये हमारा हो गया स्लीपर। आगे मैं बताऊंगा इसका कैसे, क्या नाम है, क्रॉस सेक्शन कैसे होता है रेलवे ट्रैक का।
उसके बाद एक टर्म आता है स्लीपर डेंसिटी। व्हाट इज स्लीपर डेंसिटी, पहले इसको हम समझते हैं। नंबर ऑफ स्लीपर्स यूज फॉर वन रेल लेंथ आर डिनोटेड बाय m+x। ये कहीं कहीं पे दे रखा होगा n+x, सो प्लीज डोंट कंफ्यूज for this, and where m or n represent length of rail in meter. Unit is most important, and for broad gauge m is 13 meter. Always remember, because sometimes it is not given in questions, so it is very important point. स्लीपर डेंसिटी फॉर ब्रॉड गेज शुड लाई between कहाँ से कहाँ तक वैरी करता है m+4 to m+7 तक। ओके, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझने के लिए मैंने एक क्वेश्चन ले रखा है, मतलब कि जो ये है हमारा स्लीपर डेंसिटी के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए मैंने एक क्वेश्चन ले रखा है। वो क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ स्लीपर्स रिक्वायर्ड फॉर 780 मीटर लेंथ ऑफ रेलवे ट्रैक एंड स्लीपर डेंसिटी इज m+6। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ स्लीपर्स पूछा, कितने नंबर ऑफ़ स्लीपर्स की हमको रिक्वायरमेंट्स है इतनी लेंथ के लिए, और हमको उसकी स्लीपर की डेंसिटी दे रखी है। ओके, यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी आपको। और फिर क्या होता है कि हमको दे रखा है, क्वेश्चन में दे ही रखा कौन सा ट्रैक है, तो हम बीजी ले रहे हैं यहाँ पे। तो बीजी का कितना लेंथ था, 13 था, तो 13 और ये 6 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद जब हमारा जैसे कि एक के लिए कितना है 13 है, तो इतने के लिए इतना हो जाएगा, है ना। और इसका हमको दे रखा है कितना, डेंसिटी भी दे रखी है, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। कुल मिला के हमको यहाँ पे यूनिटरी मेथड का यूज़ करना है, तो ये कितना आ जाएगा हमको 1140। ठीक है, नंबर ऑफ स्लीपर्स यहाँ पे आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक, फिर नेक्स्ट आता है बलास्ट। बलास्ट क्या होता है कि सम अमाउंट ऑफ इलास्टिसिटी विल बी जनरेटेड बाय बलास्ट, लोड विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बिगर एरिया बाय द बलास्ट। ये क्या बोल रहा है कि जो ये तो जो बोला ठीक है, जो हमारा रेलवे ट्रैक होता है वहाँ पे बड़े बड़े कुछ ऐसे ऐसे पत्थर पड़े होते हैं, ठीक है ना, जिसमें बहुत ज़्यादा रिजिडिटी होती है, जो कि इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है, जैसे कि रेल है या फिर क्या नाम है स्लीपर्स हैं, इन सबको, और जो लोड आता है उसको बहुत बड़े एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट करता है बलास्ट। ठीक है, यही है बलास्ट का वर्क। ठीक है, और स्पीड को भी मेंटेन करता है। और उसके बाद फिर क्या है, साइज ऑफ बलास्ट क्या होता है, किस पे डिपेंड करता है। तो मिनिमम साइज ड्रेनेज क्राइटेरिया पे डिपेंड करता है, मैक्सिमम साइज इंटरलॉकिंग स्ट्रेंथ एंड शियर स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। दो चीज़ें हो गया। नेक्स्ट उसके बाद क्या है कि फॉर मोस्ट इकोनॉमिकल एंड एफिशिएंट डेप्थ ऑफ बलास्ट फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन इज अज्यूम 45 डिग्री। इट्स नॉट मच इम्पॉर्टेंट, सो इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद एक आता है हमारा क्वेश्चन कि कैसे हम निकालते हैं डेप्थ ऑफ बलास्ट। ठीक है, ये हमारा रेल दे रखा है और ऐसे हमारी दो यहाँ पे स्लीपर्स फिट हैं। ठीक है, तो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे कि डेप्थ ऑफ बलास्ट क्या होता है। तो ये क्या है, एस क्या होता है हमारा कि स्पेसिंग बिटवीन स्लीपर्स, इसके और इसके बीच का जो डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू स्लीपर्स इज नोन एज स्पेसिंग ऑफ स्लीपर। ओके, ये हो गया हमारा। तो अब यहाँ पे देखिए ये क्या है कि डब्ल्यू बी विड्थ ऑफ स्लीपर हो जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ से देखना है कि इसका WS/2 और इसका WS/2 प्लस ट्वाइस का DB। ओके, DB क्या है हमारा यहाँ पे, डेप्थ ऑफ बलास्ट। तो ये हमारा ऐसे निकल आएगा। इसको आपको मतलब नहीं, सिंपली आपको ये याद रखना है कि डेप्थ ऑफ बलास्ट क्या होता है, स्पेसिंग बिटवीन स्लीपर्स, उसमें से क्या लेस कर देंगे हम, विड्थ ऑफ द स्लीपर, और डिवाइड बाई 2 कर देंगे, तो हमारा क्या निकल आएगा, डेप्थ ऑफ बलास्ट। तो ये आपका फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना आप। नेक्स्ट क्या आता है हमारा, यही है हमारा क्रॉस सेक्शन ऑफ द रेलवे ट्रैक। अब इसमें क्या क्या है, फर्स्ट देखते हैं हम कि हमारा फॉर्मेशन विड्थ कितना है। ठीक है, ये हमारा फॉर्मेशन विड्थ इतना होता है। सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे सबसे जो नीचे लेयर होती है वो होती है सब ग्रेड सॉइल, फिर बलास्ट होता है, फिर स्लीपर होता है, फिर रेल होता है, दे भी रखा है। ठीक है, और ये मैंने आपको बताया था इनर टू इनर डिस्टेंस क्या होती है, गेज डिस्टेंस होती है, फिर गेज लेंथ होती है, और ये क्या है, स्लीपर की जो हमारी डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक स्लीपर प्रोवाइड किया गया है। ओके, और ये हमारा होता है बलास्ट का डिस्टेंस कितना, 3.4 मीटर इतना। और
पहले रेल, फिर स्लीपर, फिर बलास्ट, फिर हमारा क्या है सबग्रेड सॉइल। क्या होता है, रेल ट्रांसफ़र करता है लोड को स्लीपर पे, स्लीपर ट्रांसफ़र करता है बलास्ट पे, और बलास्ट इस पूरे एरिया पे लोड को ट्रांसफ़र करता है। इस तरह से यहाँ पे लोड का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। दूसरी बात, इसका स्लोप क्या होता है बलास्ट के लिए, ये पूछा जाता है 1.5:1 होता है बलास्ट के लिए स्लोप, और फॉर्मेशन विड्थ के लिए जो होता है हमारा स्लोप वो होता है 2:1। ओके, सो ये हमारा क्रॉस सेक्शन हो गया। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सो प्लीज़ कीप इन माइंड। एंड एक यहाँ पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हमारा बन जाता है कि जो हमारा DMRC है, दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन, इसमें क्या है कि कोई बलास्ट का यूज़ नहीं किया गया। अब बलास्ट नहीं यूज़ किया गया तो इसका बहुत बड़ा लोचा हो जाएगा फिर तो यहाँ पे क्या है देखिए, इसके एक एडवांटेज है, ज़ीरो मेंटेनेंस। अगर बलास्ट नहीं है तो हमको, क्योंकि जब बलास्ट रहता है तो वहाँ पे क्या होता है एक टाइम पीरियड के बाद मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट पड़ जाती है कि कुछ ना कुछ दिक्कतें बनी रहती हैं। तो यहाँ पर जब बलास्ट ही नहीं है तो यहाँ पे मेंटेनेंस का कोई मतलब है नहीं है, तो ज़ीरो मेंटेनेंस हो गया हमारा। फ्रिक्वेंट मूवमेंट ऑफ ट्रेन्स, ओके। कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट रिड्यूस हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, ये भी डन। अब किसी चीज़ के अगर एडवांटेज है तो उसके डिसएडवांटेज भी तो होंगे हमारे। इसका क्या है डिसएडवांटेज, लेसर इलास्टिसिटी। अब बलास्ट, क्योंकि बलास्ट जो होता है बहुत ज़्यादा इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है रेलवे ट्रैक पे, ठीक है, तो लेसर इलास्टिसिटी, जिसमें क्या होगी कि स्पीड रिडक्शन हो जाएगा, क्योंकि जो हमारी मेट्रो रेल्स होती हैं उनकी जो स्पीड होती है एज़ कम्पेयर टू जनरल ट्रेन्स इज़ लेस, ओके। एंड स्प्रिंग अरेंजमेंट इज़ प्रोवाइडेड। अब ट्रेन अगर मूव कर रही है वहाँ पे तो वहाँ पे जर्क होगा, पैसेंजर्स को अगर कंफर्ट चाहिए होगा तो उनको जर्क फील होगा, इसलिए वहाँ पे हम स्प्रिंग लगाते हैं उसको एब्जॉर्ब करने के लिए जर्क को, ठीक है। और वहाँ पे तो इसके थ्रू ही सब कुछ मैनेज हो जाता है। तो ये हमारा हो गया यहाँ पे मेट्रो रेल का कुछ इंट्रोडक्शन। उसके बाद क्या है कि मैक्सिमम डिज़ाइन स्पीड, मैक्सिमम अलाउबल स्पीड, रिस्ट्रिक्टेड स्पीड, मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड आर ऑलवेज कंट्रोल्ड बाय रेलवे बोर्ड, ओके, ठीक। एंड दैट स्पीड मस्ट बी चेक बाई मार्टिन्स फार्मूला। एक फार्मूला मार्टिन्स फार्मूला है जिसके थ्रू हम इन सब चीज़ों को, स्पीड को स्पेसिफाइड करते हैं कितनी स्पीड हमको कहाँ पे लेनी है। एंड सुपर एलिवेशन फार्मूला, ठीक है। In crossover is mentioned, then project distance has to be calculated. उससे कोई मतलब नहीं था लास्ट पॉइंट से। फिर एक हमारा आता है कि ज्योमेट्री डिज़ाइन ऑफ रेलवे ट्रैक। सबसे पहले हम देखेंगे ज्योमेट्री डिज़ाइन क्या होता है। इट्स नथिंग, जब हम कहीं पे, या हाईवे ले लो एग्जाम्पल, या फिर एग्जाम्पल ले लो रेलवे का। अगर हम हाईवे पे जाते हैं तो जितनी भी चीज़ें हमको हाईवे से रिलेटेड दिखाई पड़ती हैं, कर्व है ना, पेडेस्ट्रियन और उसकी लेंथ, विड्थ, हाइट, जो भी चीज़ें हमको विजिबल होती हैं उसको हम बोल देते हैं ज्योमेट्रिकल थिंग्स, यही होती हैं ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन। तो रेलवे के ट्रैक के केस में क्या हो जाएगा कि हमको वहाँ पे स्लीपर्स दिख रही है, उसकी हाइट, विड्थ, बलास्ट दिख रहा है, रेल दिख रही है, ठीक है, कितना ड्रेनेज प्रोवाइड करना है, ये सब चीज़ें जो होती हैं ज्योमेट्रिक डिज़ाइन के अंडर आती हैं, ठीक है। क्या उसकी गेज लेंथ है, कितनी रेडियस है, कितना कर्व आ रहा है, सुपर एलिवेशन कितना है, दिस ऑल थिंग्स कम्स अंडर दिस ज्योमेट्रिक डिज़ाइन ऑफ रेलवे ट्रैक्स। सेफ स्पीड which is safe from danger of overturning and derailment depends on गेज डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, रेडियस ऑफ द कर्व पे, सुपर एलिवेशन पे, एंड लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व पे डिपेंड करेगा। ये पूछता है तो इसको आप याद रखना। सिंपली आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। एक फॉर्मूला ये होता है E=GB² अपॉन का 127R। यही सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हमारी। कैसे कि G क्या है यहाँ पे गेज डिस्टेंस है, R क्या है रेडियस है, और V क्या है स्पीड है, E क्या है सुपर एलिवेशन है, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, ओके। तो ये सब क्या होता है कि अगर आप एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखते हो तो सारी चीज़ें ईजिली सॉल्व हो जाएंगी। सो ज़्यादा उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, एंड ईजी है ये। फिर क्या है, मैक्सिमम स्पीड ऑन द रेलवे ट्रैक इज मिनिमम ऑफ। कैसे इसको लेते हैं हम, इसको देखते हैं कि करके। स्पीड डिसाइडेड बाय रेलवे बोर्ड, ओके। स्पीड कैलकुलेटेड बाय मार्टिन्स फार्मूला, ओके। स्पीड कैलकुलेटेड बाय सुपर एलिवेशन फार्मूला। स्पीड कैलकुलेटेड बाय लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, ठीक है। तो ये कुछ 4-5 हमारे स्पेसिफिकेशन है जिसके थ्रू हम स्पीड्स की वैल्यू डिसाइड करते हैं। तो फर्स्ट हम लेते हैं मार्टिन्स फार्मूला। मार्टिन्स फार्मूला में क्या है कि फॉर ट्रांजिशन कर्व मैक्सिमम जो स्पीड होती है वो होती है 4.35 अंडर रूट रेडियस माइनस का 67 फॉर BG और MG ट्रैक के लिए। अगर हमको NG के लिए निकालना है तो मैक्सिमम स्पीड क्या हो जाएगी 3.6 अंडर रूट R-60, ये भी फाइन। तो ये दोनों फॉर्मूला आपको याद रखना है। फिर सेकेंड क्या आता है कि फॉर नॉन ट्रांजिशनल कर्व
ये ट्रांजिशनल के लिए हो गया, ये नॉन ट्रांजिशनल के लिए हो गया। बी मैक्सिमम क्या हो जाएगा यहाँ पे, 80% ऑफ द ट्रांजिशनल कर्व। ओके, अगर आपने यहाँ पे निकाल लिया है तो इसी का 80% हम ले लेंगे कि ट्रांजिशनल जो मैंने निकाला है उसका 80% क्या हो जाएगा नॉन ट्रांजिशनल के लिए। फिर आता है फॉर हाई स्पीड ट्रैक, तो उसमें क्या हो जाएगा, वी मैक्स की वैल्यू 4.58 अंडर रूट आर। ठीक है, ये सबको यहाँ पे ये चीज़ें कंसिडर नहीं करनी है। अपना अपना ट्रिक है, जैसे आपको सूटेबल हो आप उस तरह याद कर सकते हैं। तो मैंने क्या मतलब किया कि यहाँ से ये चीज़ मैंने हटा दिया और हाई स्पीड के लिए यहाँ से ये वैल्यू निकल आई। और जो यहाँ पे v है हमारा, वो क्या है, उसकी यूनिट क्या है, वो है किलोमीटर पर आर में। ओके, और आर किस में होगा, रेडियस, वो होगा मीटर में। तो चीज़ें आपको यहाँ तक समझ में आई होंगी। उसके बाद फिर आता है हमारा रेडियस ऑफ द कर्व। ठीक है, तो इसको अब हम देखते हैं। अब यहाँ पर हम शुरू करेंगे रेडियस ऑफ कर्व। अब क्या है कि कोई हमारा एक कर्व है और उसका ये इसका आर्क है। ठीक है, और जब इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो कुछ ना कुछ तो एंगल बनेगा ना। तो अगर इसको हम आगे बढ़ाते हैं तो ये एक यहाँ पर एक डिग्री फॉर्मेशन होगा जिसे बोल देते हैं डी डिग्री, और इसकी रेडियस आर हो जाएगी। ये आर्क हो गया हमारा और ये डी डिग्री हो गया। ठीक है, तो अब क्या है, हमको निकालना है वैल्यू ऑफ आर। उसके लिए क्या करते हैं हम कि ये हमारा डी डिग्री है एंड डिवाइडेड बाय टोटल एंगल। तो ये कितना है, तो इतना ही है ना, तो टोटल एंगल कितना है 360 डिग्री। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं सिमिलर ट्रायंगल कॉन्सेप्ट। ओके, उसी से ये निकलेगा। तो डी डिग्री डिवाइड बाय टोटल लेंथ, और इधर क्या हो जाएगा हमारा कि आर्क अपॉन का कंप्लीट सरकमफ्रेंस डिस्टेंस। ठीक, 2 पाई आर होता है जो कि हमारा। तो ये हमारा हो गया इसको निकालने का प्रोसेस। तो अगर आपको डिटेल में नहीं जानना है तो डायरेक्टली आपको रिजल्ट याद रख लेना है, जो कि एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेता है। अब हमारी चेन लेंथ, अगर कोई एक पर्टिकुलर डिस्टेंस हमको दे रखी है इस चेन लेंथ की, तो उसके थ्रू हम वहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे किसकी, आर की। अगर हमको मान लो एक चेन लेंथ दे रखी है जो कि 20 मीटर की है, तो वहाँ से क्या हो जाएगा हमारा आर कितना है, मतलब लेंथ कितनी है चेन की 20 मीटर, और सरकमफ्रेंस डिस्टेंस कितना है 2 पाई आर इज इक्वल टू डी डिग्री डिवाइड बाई 360 डिग्री। यहाँ से हम आर की वैल्यू निकाल सकते हैं 1146 डिवाइड बाई डी डिग्री। ओके, सेम प्रोसेस यूज़ करेंगे 30 मीटर के लिए, और यहाँ से रिजल्ट आएगा 720 डिवाइड बाई डी डिग्री। ओके, उसके बाद एक और चेन लेंथ है, ये भी कभी कभी पूछ लेते हैं एग्जाम में, 30.5 मीटर। सेम प्रोसेस ऑल्सो हियर एंड द रिजल्ट इज 750 डी डिग्री आर इक्वल टू 1750 डिवाइड बाई डी डिग्री। ठीक है, ये 3 जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जिसको आपको डायरेक्टली याद रखना है। एग्जाम में इन तीनों को पूछा गया है कई बार। अगर फॉर्मूला डायरेक्टली नहीं पूछा गया है तो आपको आर की वैल्यू दे देगा क्वेश्चन में और बोलेगा कि डिग्री निकालो, और अगर आप इसकी वैल्यू दे देगा तो आर की वैल्यू निकालने के लिए पूछ लेगा। ठीक है, सो इफ़ यू हैव द गिवन द वैल्यू ऑफ आर इन your exam, then you can easily use this formula. Okay, and then you will get the easily the value of d also. Okay, so इसको आपको याद रखना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आता है क्या, सुपर एलिवेशन। सुपर एलिवेशन अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। एंड